नमस्ते दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है हिस्ट्री पथ यूट्यूब चैनल पे। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं इतिहास दर्शन वाला पार्ट। तो इतिहास दर्शन वाला ये भाग एक ऐसा भाग है जो आम तौर पर हमने पढ़ा नहीं होता है। अब ये ना ही आसानी से समझ में आता है लोगों को, और ना ही इसको इतना आसान है कि सरल भाषा में पढ़ाया भी जा सके, क्योंकि हमने कभी पढ़ा नहीं है। मास्टर्स में आई थिंक इतिहास दर्शन वाला भाग था, तो हमने वहाँ पर बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है। दूसरा, फर्स्ट ग्रेड में ये जो इतिहास दर्शन वाला भाग है ये नहीं है। इतिहास दर्शन आपके यूजीसी नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर में इसके 50 सवाल आता है, इतिहास दर्शन और इतिहास लेखन से। इतिहास दर्शन से 25 और इतिहास लेखन से 50 सवाल आते हैं। तो ये एक ऐसा भाग है जिसके बारे में इतिहास में ज़्यादा पढ़ा नहीं गया है, इसलिए बहुत सारे लोगों को इस भाग की जानकारी भी नहीं है। और यूट्यूब पर भी शायद बहुत ही ऐसे कम वीडियोस आपको इतिहास के इस भाग से मिलेंगे। तो बस मेरा उद्देश्य यही था कि जितना मेरे से हो सकता है मैं इसको अच्छे से पढ़ाने की कोशिश करूँगा, ताकि जो लोग कोचिंग नहीं जाते हैं और ऑनलाइन स्टडी के लिए यूट्यूब पर निर्भर है, तो उनके लिए एक सुविधा उपलब्ध हो जाएगी इतिहास दर्शन वाले भाग की। और जिन्होंने ये भाग पहले भी पढ़ा है उनका रिवीजन हो जाएगा, भले वो कोचिंग में पढ़ा हो या कहीं पर भी पढ़ा हो। तो इसमें कोई इशू वाली बात नहीं है। तो फिर चलो बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं अपना इतिहास दर्शन। सबसे पहले हम ना इसका परिचय करेंगे। किसी भी अध्याय को शुरू करने से पहले उसके बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब मैं जो बोल रहा हूँ ना उस बात को आप थोड़ा समझने की कोशिश करना। इतिहास, अब इतिहास का मतलब जो हम पढ़ रहे हैं, पता है कि इतिहास किसे कहते हैं, लेकिन फिर भी एक सामान्य शब्दों में इतिहास को हम अतीत का ज्ञान मान सकते हैं, क्योंकि इतिहास में हम अतीत की बातें पढ़ते हैं, अतीत की चीजें ही पढ़ते हैं। तो इतिहास को हम अतीत का ज्ञान बोल सकते हैं। अतीत में हुई जो घटनाएं हैं उनके बारे में अध्ययन करना, उनका ज्ञान प्राप्त करना ही इतिहास है। तो इतिहास का अर्थ अतीत का ज्ञान। और यहाँ पे दूसरा शब्द है दर्शन। अब ये दर्शन वो सब्जेक्ट वाला दर्शन नहीं है जो कि बहुत ही गहनता से पढ़ा जाता है। यहाँ पे जो दर्शन का मतलब है वो दृष्टि से है। दृष्टि कैसी? आंखों वाली दृष्टि नहीं, क्योंकि इतिहास अतीत का ज्ञान है। अतीत मतलब कि जो बीत चुका है, तो उसको जानने के लिए या फिर उसको देखने के लिए हम अपनी आंखों का यूज नहीं ले सकते, क्योंकि वो हमारे सामने प्रत्यक्ष नहीं है, इसीलिए इतिहास है। तो फिर सवाल उठता है कि फिर अगर दर्शन का मतलब देखने से है, अगर दर्शन का मतलब दृष्टि से है, तो फिर हम इतिहास को देखते कैसे हैं? तो यहाँ पर इतिहास को देखने से तात्पर्य इतिहास मतलब अतीत में हुई घटनाओं की कल्पना करना है। अपने चिंतन से, अपने कौशल से, अपनी बुद्धि से अतीत में हुई घटनाओं की कल्पना करना और उसका ज्ञान प्राप्त करना, यही इतिहास दर्शन है। एक बार मैं लैंग्वेज लिख लेता हूँ, फिर आपको अच्छे से समझाऊंगा। और अतीत की घटनाओं का ज्ञान अपनी कल्पना शक्ति बुद्धि तथा चिंतन, अतीत की घटनाओं का ज्ञान अपनी कल्पना शक्ति, बुद्धि तथा चिंतन से प्राप्त करना ही इतिहास दर्शन है। से प्राप्त करना इतिहास दर्शन
कहलाता है। तो एक बार वापस, इतिहास का मतलब अतीत के ज्ञान से, दर्शन का मतलब दृष्टि से है। ठीक है, ये मैं उसके पुस्तक में लिख रहा हूँ, दृष्टि। ठीक है, और इतिहास का मतलब तो आपको पता ही है, अतीत की घटनाओं का ज्ञान। अब सवाल ये उठता है कि अतीत की घटनाओं के ज्ञान से क्या मतलब है। तो देखो, इतिहास, खास करके जो प्राचीन इतिहास है, और इतिहास में ऐसे बहुत सारे पहलू है जिनके बारे में किसी को भी सटीक जानकारी नहीं है। अब प्राचीन काल की बात की जाए तो अभी भी, आज भी ये जो चीज है वो विवादित है कि पहले हड़प्पा सभ्यता थी या वैदिक सभ्यता थी। तो इतिहास में ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनके बारे में हमको पता नहीं है। उस पे बहुत सारे इतिहासकार एक मत नहीं है, क्योंकि इतिहास में क्या होता है, इतिहास में अगर आप, हम जो आज एक चीज को पढ़ रहे हैं वो वर्तमान के आधार पर पढ़ रहे हैं। अगर भविष्य में कोई नया साक्ष्य उपलब्ध होगा जो हमारे वर्तमान के ज्ञान को खारिज करेगा, तो इतिहास का पुनर्लेखन करना पड़ेगा वापस, क्योंकि हमें नया साक्ष्य मिला है। तो इसीलिए अतीत की घटनाओं का ज्ञान, अतीत की घटनाओं का ज्ञान इतिहास को जानने से संबंधित है, जिसमें हम अपनी बुद्धि, चिंतन, कौशल, यानी कि एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, मतलब कि एक तो फिजिकल होता है, जैसे अब आप मुझे देख रहे हो तो आपके सामने हूं मैं, तो ये तो आपकी आंखों से देखी हुई दृष्टि हो गई। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि सोचो कि एक पहाड़ी है, तो आपके माइंड में एक पहाड़ी आएगी। फिर मैं बोल दूं उस पहाड़ी पे एक हाथी चल रहा है, तो एक पहाड़ी पे एक हाथी चल रहा है, ये आपके माइंड में आ रहा है। अब मैंने ये नहीं बताया वो पहाड़ी कैसी है। अब मैं ऐसा बोल दूं कि उस पहाड़ी पे बहुत सारी बर्फ पड़ी है, तो आपकी पहाड़ी जो माइंड में चल रहा है वो उस पर बर्फ पड़ जाएगी। फिर मैं बोल लूँ जो हाथी है वो सफेद कलर का हाथी है, तो फिर आपकी पूरी माइंड की फ्रेमिंग चेंज हो जाएगी। सफेद कलर की पहाड़ी है, वहां पे एक सफेद हाथी है जो कि वहां पे चल रहा है। अब इसको आपने प्रत्यक्ष रूप से तो देखा नहीं है, इसको आप देख रहे हो अपनी कल्पना शक्ति के आधार पर, अपने चिंतन के आधार पर। तो वही कल्पना शक्ति और चिंतन को आधार बनाकर जब हम इतिहास का अध्ययन करते हैं, इतिहास को समझने की कोशिश करते हैं, इतिहास का ज्ञान अर्जन करते हैं, और इतिहास में नए तथ्यों की खोज करके उनका सामान्यकरण करते हैं, और जब इतिहास को सामान्यकृत करके प्रस्तुत किया जाता है, तो वही इतिहास दर्शन है। अब इसमें एक बात जो आपको समझनी है कि अब इतिहास दर्शन का महत्व क्या है, अब इतिहास दर्शन जरूरी क्यों है। इतिहास दर्शन इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर इतिहास दर्शन नहीं होगा, अगर कोई व्यक्ति अतीत की घटनाओं के बारे में सोचेगा नहीं, तो हमारे सामने नए तथ्य भी नहीं आएंगे। अगर मैं हिस्टोरियन हूँ और मुझे लगता है कि मुझे वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ना, रिसर्च करनी चाहिए, और फिर मैं उस पर रिसर्च करता हूँ, तो वो जो रिसर्च करूंगा वो मैं अपने अपने दर्शन के आधार पर करूंगा। और अगर मैं, मेरा इतिहास दर्शन ही नहीं होगा, तो मैं कभी उस चीज के ऊपर रिसर्च कर ही नहीं पाऊंगा। तो आप किसी भी चीज को करने के लिए आपका दर्शन तो होना जरूरी है ना, आपकी वो जो दृष्टि है, आपका व्यक्तित्व तो उसके लिए होना जरूरी है ना। अगर वो नहीं होगा तो फिर इतिहास, इतिहास को कोई फिर अध्ययन नहीं करेगा। जब अध्ययन नहीं करेगा तो नए तथ्य सामने नहीं आएंगे, और नए तथ्य सामने नहीं आएंगे तो इतिहास की जो वास्तविकता है, ऐतिहासिक जो सत्य है, वो कभी हमारे सामने नहीं आ पाएगा। तो इतिहास दर्शन इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इससे इतिहास का पुनर्लेखन होता है। पुनर्लेखन का मतलब पहले की जो घटनाएं जो हम आज में पढ़ रहे हैं, जरूरी नहीं कि वो सत्य हो। ऐसा नहीं कि इतिहास की सारी घटनाएं सत्य नहीं है, कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में इतिहासकार एकमत नहीं होते हैं। तो हो सकता है कि आज वो चीज है उसका कुछ दूसरा मतलब है, कल अगर हमको उसके नए साक्ष्य मिलते हैं, तो हमें वर्तमान की चीज को खारिज करके इतिहास का पुनर्लेखन करना पड़ेगा। और वो पुनर्लेखन तभी होता है जब कोई इतिहासकार इतिहास का अध्ययन करता है, और इतिहास का अध्ययन वो तभी कर पाता है जब उसका उसका खुद का इतिहास दर्शन होता है, और वो अपने चिंतन से, कौशल से, साक्ष्यों के आधार पर अतीत की घटनाओं को कल्पना शक्ति के माध्यम से सोचता है, और वो इमेजिन करता है कि अच्छा, अगर ये साक्ष्य मुझे मिला है तो हो सकता है कि वहां पर ऐसी सभ्यता रही होगी, ऐसे घर रहे होंगे, ऐसे मकान रहे होंगे, ऐसे लोग रहे होंगे। उसके आधार पर वो इतिहास लिखता है। तो पहली बात आपको ये समझनी है कि अतीत की घटनाओं का ज्ञान अपनी कल्पना शक्ति, बुद्धि तथा चिंतन से प्राप्त करना इतिहास दर्शन कहलाता है। और दूसरी बात जो आपको समझनी है, इतिहास इतिहास दर्शन में अतीत की
घटनाओं का ज्ञान प्राप्त करना, जो कि हमने ऊपर लिखा है, मैं वापस लिख रहा हूं, प्राप्त करना तथा इसी ज्ञान के आधार पर अगर कोई नया साक्ष्य प्राप्त होता है तो इतिहास का पुनर्लेखन करना तथा इतिहास का पुनर्लेखन। आई होप कि मैंने ये पुनर्लेखन सही लिखा है, मुझे नहीं पता, इतनी शुद्ध हिंदी नहीं आती है मुझे। तो इतिहास दर्शन में अतीत की घटनाओं का ज्ञान प्राप्त करना तथा इतिहास का पुनर्लेखन करना सम्मिलित है। ठीक है, ये दो बातें हो गई कि अतीत की घटनाओं का ज्ञान अपनी कल्पना शक्ति, बुद्धि तथा चिंतन से प्राप्त करना इतिहास दर्शन कहलाता है। इतिहास दर्शन में अतीत की घटनाओं का ज्ञान प्राप्त करना तथा उसी ज्ञान के आधार पर इतिहास का पुनर्लेखन करना भी शामिल होता है। ठीक है, अब बात करते हैं तीसरी तीसरी बात की। अब दर्शन, जैसे कि मैंने आपको बोला कि दृष्टि है, दृष्टि को मतलब मैं बोलूं तो एक वो एक वो रास्ता है, एक वो नजरिया है जिससे आप चीजों को देखते हो। अब एक चीज को देखने के बहुत सारे नजरिए हो सकते हैं। अगर जैसे मैं आपको फॉर एग्जांपल बात करूं तो जब हम मध्यकालीन भारत में औरंगजेब के बारे में पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं कि औरंगजेब की धार्मिक कट्टरता की नीति के कारण मुगल काल का पतन हुआ, ये उसका एक मुख्य कारण था, जो उसकी धार्मिक कट्टरता की नीति थी। अब क्या हुआ, इतिहास में तथ्य बहुत सारे हैं। अब वो इतिहासकार के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कौन से तथ्यों को अपने अनुसार चुनेगा। जैसे अगर मुझे औरंगजेब को बहुत बुरा बुरा बताना है या फिर उसके बारे में मुझे ऐसा लिखना है कि उसने हिंदुओं के साथ में अच्छा व्यवहार नहीं किया, तो मैं उन साक्ष्यों को, उन तथ्यों को पकड़ूंगा जिससे मेरी ये बात साबित हो सके। लेकिन अगर कोई मेरे विरुद्ध एक व्यक्ति खड़ा है, उसको औरंगजेब को अच्छा बताना है कि नहीं नहीं औरंगजेब तो काफी अच्छा व्यक्ति था, तो वो कुछ ऐसे तथ्यों को पकड़ने की कोशिश करेगा जिससे उसकी बात सिद्ध हो सके। मेरे कहने का मतलब ये है, ये जस्ट मैंने एग्जांपल दिया है, और मेरे कहने का मतलब ये है कि हर एक व्यक्ति एक चीज को, इतिहास की घटना को अपने अपने नजरिए से देखता है। और इसी कारण एक जो थिंकर थे, रेनियर रेनियर ने एक बात कही थी, जिन्होंने इतिहास दर्शन के ऊपर स्टडी की थी। उन्होंने एक बात कही थी कि प्रत्येक इतिहासकार का अपना इतिहास दर्शन होता है। हम पढ़ते भी हैं, जब हम आगे इतिहास लेखन, जब ये खत्म हो जाएगा, इतिहास दर्शन जब खत्म होगा और हम इतिहास लेखन पढ़ेंगे तो उसमें हम अलग अलग प्रकार के लेखन के बारे में भी पढ़ेंगे। जैसे कि मार्क्सिस्ट लेखन पढ़ेंगे जिसमें हम कार्ल मार्क्स के बारे में पढ़ेंगे। तो जो मार्क्सवादी लेखन है वो ये बोलता है कि हमें भौतिक तत्वों के ऊपर ज्यादा फोकस करना चाहिए, ना कि राजनीतिक घटनाओं के ऊपर। और उसके बाद में जो सबअल्टर्न लोग हैं वो बोलते हैं कि आप जो सबसे निचले का जो तबका है उसके बारे में लिखो, क्योंकि इसके बारे में कभी लिखा ही नहीं गया है। हमारा इतिहास सिर्फ राजनीतिक घटनाओं और राजाओं तक ही सीमित रहा है। तो अलग अलग शैली के लेखन होते हैं, अलग अलग तरीके का दृष्टिकोण होता है। जो साम्राज्यवादी इतिहासकार है वो भारतीय सभ्यता को बहुत ही आ, ऐसी सभ्यता दिखाने की कोशिश करते हैं जो कि बहुत ही पिछड़ी हुई थी, जिसके अंदर कुछ राष्ट्रीयता की भावना नहीं थी, जो जहाँ के लोग बड़े ही ऐसे जाहिल टाइप के लोग थे, जिनको पता ही नहीं था कि जिंदगी कैसे जी जाती है, कैसे व्यवहार किया जाता है, और जिनको पता ही नहीं था कि इतिहास क्या होता है, इतिहास लेखन क्या होता है। साम्राज्यवादी इतिहासकार ये बात करते हैं, इसलिए वो बोलते हैं वाइट बर्डन थ्योरी, कि हमारे ऊपर ये बर्डन है। वाइट मतलब कि वो गोरे लोग हैं, तो वो बोलते हैं वाइट बर्डन थ्योरी, यानी कि हमारे ऊपर, यानी गोरे लोगों के ऊपर ये एक बर्डन है कि हम जो अश्वेत लोग, जैसे हम इंडियंस हैं, उनको हम सिखाएं कि ये देखो ये चीजें ऐसे होती है, ये शिक्षा है, आपको ऐसे जीना चाहिए, उनको सभ्य बनाएं। तो वाइट बर्डन बर्डन थ्योरी यही बोलती है कि हम तो उपनिवेश स्थापित करके उनको लूट नहीं रहे हैं, हम तो उनको सभ्य बना रहे हैं। वो ऐसा बोलते हैं क्योंकि उनको अपने द्वारा किए गए कार्यों को जस्टिफाई करना है, तो वैसा ही बोलेंगे। अब वो ऐसी चीजें बताएंगे जिससे उनकी ये बात सिद्ध हो सके। लेकिन जो राष्ट्रवादी इतिहासकार है वो हमारे अतीत को बहुत ही स्वर्णिम, बहुत ही गौरवमय बताते हैं। इसमें केपी जायसवाल का नाम सबसे प्रमुख आता है, जो अति राष्ट्रवादी है, राष्ट्रवादी नहीं अति राष्ट्रवादी है। वो फिर उनके लिए फिर राष्ट्र ही सब कुछ है, कि हमारा राष्ट्र से बेहतर कुछ था ही नहीं, हमारा राष्ट्र ही सबसे ऊपर था। तो मेरे कहने का मतलब है कि इतिहास को देखने का, इतिहास की घटनाओं को देखने का
सपना सबका अपना अपना एक दृष्टिकोण होता है, दर्शन होता है। और यही बात रेनियर ने भी कही है कि प्रत्येक इतिहासकार का अपना इतिहास दर्शन होता है। ये नाम याद रखना आप, रेनियर। प्रत्येक इतिहासकार का अपना इतिहास दर्शन होता है। ठीक है। अब आ, एक दो परिभाषाएं और हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगा। अ, जैसे ये रेनियर हैं जिन्होंने इतिहास दर्शन के बारे में लिखा, वैसे ही एक और थिंकर का नाम आता है जिनका नाम है ऑगस्टस काम्टे। ऑगस्टस काम्टे ने एक बात कही थी कि इतिहास दर्शन में सिर्फ अतीत का ज्ञान ही सम्मिलित नहीं है, बल्कि नियमों का सामान्यकरण भी सम्मिलित है। मतलब कि एक इतिहासकार को सिर्फ इतिहास के बारे में बता के नहीं छोड़ना चाहिए कि अशोक ने ये किया, ये किया, ये किया, बात खत्म। उसको सामान्य नियम भी प्रतिपादित करने चाहिए। जैसे कि अशोक के बारे में हम पढ़ते हैं कि उसने धम्मघोष जो थी, उस वो नीति उसने आरंभ की थी बहरी घोष के स्थान पर। तो उसके बाद में उसने अहिंसा अपनाई थी, उसने जो खून खराबे, युद्ध वगैरह वो सब छोड़ दिए थे। तो बहुत सारे इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि इसी नीति के कारण, अहिंसा की नीति के कारण, क्योंकि सारी जो उसकी सेना थी वो निष्क्रिय हो गई थी, क्योंकि कोई युद्ध ही नहीं हो रहे थे, अशोक को युद्ध कर ही नहीं रहा था। तो जब उसकी सेना निष्क्रिय हो जाती है तो उसकी सेना का जो कौशल था वो गिर गया था, क्योंकि लंबे समय तक उन्होंने कोई युद्ध नहीं लड़े थे। और आप अगर कोई चीज लंबे समय तक नहीं करते हो तो आप उस चीज में थोड़े से पिछड़ जाओगे। तो फिर ऐसा माना जाता है कि अशोक की इस अहिंसा की नीति के कारण मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ, ये कारण एक माना जाता है। तो अब ये तो हुआ इतिहास कि मौर्य साम्राज्य का पतन का एक प्रमुख कारण ये है। लेकिन इसमें सामान्य नियम क्या हुआ? सामान्य नियम नियम यहाँ पर ये है कि अगर कोई राजा है और उस राजा को अगर शासन संचालन करना है तो उसको अहिंसा के साथ में कभी कभी जहां पर जरूरत हो वहां पर हिंसा का भी सहारा लेना चाहिए। तभी वो राजा अच्छे से शासन कर सकता है। अहिंसा बुरी बात नहीं है, मार काट करना जरूरी बात नहीं है, लेकिन अगर एक राजा जिसको पूरे देश का शासन संचालन करना है तो उसको थोड़ा तो कठोर बनना पड़ेगा, और जहां पर जरूरत है वहां पर उनको सजा भी देनी पड़ेगी। तो हिंसा का भी सहारा लेना पड़ेगा, सैन्य अभियान भी करने पड़ेंगे ताकि आपकी सेना एक्टिव रहे। अगर आप वो नहीं करोगे तो सीधी सी बात है कि आपकी जो राजनीति है वो तो आपके बाद, आप भले ही अच्छे रहो लेकिन आपके बाद आने वाले जो आपके उत्तराधिकारी होंगे वो उस सेना का सही से उपयोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपने उसका बहुत समय तक उपयोग नहीं किया है, तो वो थोड़ी सी पिछड़ चुकी है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि ऑगस्टस काम्पटन ने यही बात कही थी कि इतिहास दर्शन केवल इतिहास की घटनाओं का अध्ययन मात्र ही नहीं, बल्कि नियमों का सामान्यकरण भी है। नियमों का सामान्यकरण का मतलब मैंने आपको समझा दिया, यानी कि कुछ ऐसे नियमों का प्रतिपादन करना जो जिस नियमों को सीख के हम उन नियमों से सीख सके और अपने जीवन में उतार सके। जैसे कि मैंने आपको अशोक का एग्जाम्पल दिया कि अशोक, मौर्य काल के पतन का कारण अशोक की अहिंसा की नीति थी, ये हो गया इतिहास। अब इसका सामान्यकरण ये है कि अगर एक राजा अपने शासन काल में अगर हिंसा करता ही नहीं है, जहां पे उसे करनी चाहिए वहां पर भी नहीं करता है, सेना को वो निष्क्रिय रखता है और सैन्य अभियानों में नहीं लेके जाता है, तो कहीं ना कहीं वो उसकी सेना पिछड़ जाएगी और अहिंसा की नीति के कारण कहीं ना कहीं उसके राज्य का पतन भी हो सकता है। ये हो गया सामान्य नियम। नॉर्मल सी बात है, हम अपने डेली डेली लाइफ में भी जो चीजें बोलते हैं कि झूठ नहीं बोलना चाहिए और किसी को हर्ट नहीं करना चाहिए, तो ये सब भी एक सामान्य नियम ही है और कुछ भी नहीं है। तो इसी की तरह इतिहास की घटनाओं को सीख के हमें कुछ ऐसे नियम देने चाहिए जिससे जनता कुछ सीख सके या हम कुछ सीख सके। तो ये बात कही थी अगस्टस काम्पटे ने। इतिहास दर्शन में अतीत के अध्ययन
के साथ नियमों का सामान्यकरण भी शामिल है। ठीक है। इसी से मिलती जुलती एक और परिभाषा है, जो कि है कॉलिंगवुड की। कॉलिंगवुड ब्रिटेन के एक बहुत ही बड़े थिंकर बोल सकते हैं आप उनको, जिन्होंने भिन्न भिन्न लेखों की इतिहास दर्शन के बारे में पढ़ा था। और बहुत सारे ऐसे जो लेखक थे जिन्होंने अपनी पुस्तकें एक विशेष दर्शन के आधार पर लिखी थी, उन सबका अध्ययन किया था कॉलिंगवुड ने। तो कॉलिंगवुड एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने इतिहास दर्शन काफी खूब अध्ययन किया था और भिन्न भिन्न लोगों की कृतियां भी पढ़ी थी, उनका इतिहास दर्शन भी पढ़ा था। तो कॉलिंगवुड साहब ये कहते हैं कि जो ऑगस्टस काम्टे ने बोला सेम बात है, बस थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज है। ऑगस्टस काम्टे ये बोलते हैं कि इतिहास दर्शन में अतीत के अध्ययन के साथ नियमों का सामान्यकरण भी शामिल है। लेकिन कॉलिंगवुड इनसे एक स्टेप थोड़ा आगे बढ़ के बोलते हैं कि नियमों का सामान्यकरण भी शामिल है और ऐसे नियमों का सामान्यकरण शामिल है जो भविष्य के लिए आगाह करते हैं। सेम बात ही है। कॉलिंगवुड साहब ने भी यही बात बोली है कि आप एक इतिहासकार का कर्तव्य सिर्फ यही नहीं होता है कि वह इतिहास के तथ्यों को जनता के सामने परोस दे। अगर मैं आपको ऐसे पढ़ाने लग जाऊं कि बाबर ने 1526 में पानीपत का युद्ध लड़ा, 27 में खानवा का युद्ध लड़ा, 28 में वो उसने चंदेरी का युद्ध लड़ा, 29 में घाघरा का युद्ध लड़ा, 30 में मर गया, फिर उसके बाद में अगर मैं आपके सामने फैक्ट ही फैक्ट लेके आ रहा हूँ, तो आप सीधी सी बात है कि आप हो सकते 3-4 लाइनें रट लो, आप 4-5 फैक्ट रट लो, लेकिन इतने सारे तथ्य, क्योंकि इतिहास में तथ्य भरे पड़े हैं, अगर आप तथ्य को रटने जाओगे तो आप इतिहास को कभी समझ नहीं पाओगे और ना ही कभी आपको इतिहास याद होगा। तो कॉलिंगवुड भी यही बात बोलते हैं कि जब कोई इतिहासकार इतिहास लिखता है तो उसका उद्देश्य सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि वो सिर्फ तथ्यों को प्रस्तुत करे, उसके साथ साथ में उसको तथ्यों का सामान्यकरण भी करना चाहिए। तथ्यों का सामान्यकरण से मतलब है कि एक ऐसी लैंग्वेज होती है जो इतिहासकार ही समझ पाते हैं। जैसे कि अगर एक डॉक्टर है और कोई दूसरा डॉक्टर है, अगर वो दो डॉक्टर बात करेंगे तो बहुत ही कम चांसेस होंगे कि हम उन बातों को समझ पाए, क्योंकि उनकी खुद के कुछ ऐसे टर्म होते हैं, ऐसी चीजें होती हैं जो उनको बेटर पता होती है, तो हम तो नहीं समझ पाएंगे। वैसे इतिहास भी है, इतिहास में भी ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो एक दूसरे इतिहासकार को समझ में आ सकती है, लेकिन सामान्य जनता को शायद वो समझ में ना आए। तो कॉलिंगवुड कहते हैं कि एक इतिहासकार का कर्तव्य केवल यही नहीं है कि वह तथ्यों को जनता के सामने परोस दे, उसके साथ ही साथ में उसका सामान्यकरण भी करना चाहिए और ऐसे नियमों का प्रतिपादन करना चाहिए जो भविष्य के लिए आगाह करते हैं। इतिहास तथ्यों को पकड़ा, तथ्यों को नॉर्मल किया, सरल करके ऐसी भाषा में लिखा जो जनता को समझ में आए, जनता को समझाया, और साथ ही साथ में कुछ ऐसे नियम भी बताए उस इतिहास के आधार पर जिससे जनता सीख सके कि हमें भविष्य में क्या नहीं करना है। जैसे कि 1945 में जब हिरोशिमा और नागासाकी पे अमेरिका ने 2 परमाणु बम गिराए थे, तो उसके बाद में हमें ये सीख मिलती है कि हमें विश्व युद्ध से बचना बचना चाहिए। अगर हम विश्व युद्ध वापस करेंगे तो अभी तो सबके पास में परमाणु हथियार है, और जब सबके पास में परमाणु हथियार तो इसमें जीत किसी की होगी नहीं, दुनिया तबाह हो जाएगी, वो अलग है। तो ये हमने सीखा इतिहास से। तो कॉलिंगवुड भी वही कहते हैं कि इतिहास से ऐसे नियमों का प्रतिपादन करना चाहिए जो भविष्य के लिए आगाह करते हैं और हमें भविष्य के लिए बताते हैं कि हमें भविष्य में क्या चीजें नहीं करनी है, इतिहास से सीख के। अब इंसान इतिहास से कितना सीखता है कितना नहीं सीखता है वो तो बहुत ही कम सीखता है, लेकिन हाँ, अगर आप इतिहास की घटनाओं से सीखते हो तो इतिहास में सीखने के लिए बहुत कुछ है, और यही कॉलिंगवुड ने भी बोला था। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ।
ठीक है। तो अतीत की घटनाओं का ज्ञान अपनी कल्पना शक्ति, बुद्धि तथा चिंतन से प्राप्त करना इतिहास दर्शन कहलाता है। इतिहास दर्शन में अतीत की घटनाओं का ज्ञान प्राप्त करना तथा इतिहास का पुनर्लेखन करना सम्मिलित है। रेनियर ने यह बोला था कि प्रत्येक इतिहासकार का अपना इतिहास दर्शन होता है। ऑगस्टस काम्टे के अनुसार इतिहास दर्शन में अतीत के अध्ययन के साथ नियमों का सामान्यकरण भी शामिल है। कॉलिंगवुड ने फिर कहा कि इतिहास दर्शन में इतिहासकार को केवल तथ्य प्रस्तुत नहीं करने चाहिए बल्कि तथ्यों का सामान्यकरण करके ऐसे नियमों का प्रतिपादन करना चाहिए जो भविष्य के प्रति मानव को सचेत करें। अब मैंने कितने पॉइंट हो गए, 1 2 3 4 5, मैंने पूरी कोशिश की है कि ये 5 पॉइंट आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आए। अब देखिए, अगर आप ये जो इतिहास दर्शन का भाग है, अगर आप ये पहली बार देख रहे हैं, इससे पहले आपने नहीं देखा है, तो बहुत ही कम चांसेस है कि आपको पहली बार में समझ में आ जाएगा। जैसे अभी मैं जो बोल रहा हूँ, समझा रहा हूँ, आपको वो समझ में आएगा, लेकिन जब इसके बाद में मैं और क्लासेस लूंगा, आप वो और क्लासेस देखेंगे, तो कहीं ना कहीं आपका जो पिछला ये जो पढ़ा हुआ है ना, वो थोड़ा सा लैप्स होता जाएगा, और वो नॉर्मल बात है। तो क्योंकि ये एक ऐसा भाग है ना जो बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट पे है, जिसमें अगर आपको समझ में नहीं आएगा ना, तो फिर वापस जब आप वो लैंग्वेज देखने जाओगे तो आपको लगेगा कि इसका मतलब क्या है। तो इसीलिए मेरी बस ये सलाह है कि इतिहास दर्शन के जो वीडियोज़ हैं, या फिर आप कहीं कहीं से भी इतिहास दर्शन का पार्ट पढ़ रहे हो, भले कोचिंग कर रहे हो, सेल्फ स्टडी कर रहे हो, या फिर कहीं से भी पढ़ रहे हो, तो मेरी बस ये सलाह है कि आप कम से कम 2 से 3 बार मिनिमम रिवीजन उसका करना ही करना। पहली बार आप पढ़ोगे, आप जो जो पार्ट पढ़ते जाओगे, आपको लगेगा कि मुझे समझ में आ रहा है, लेकिन जब एंड में जब आप पहुंचोगे तो आपको लगेगा कि जो बाकी के जो फैक्ट है वो मिस हो गए हैं। तो उसको वापस पढ़ना, और ऐसे करके 2 से 3 बार रिवीजन करना, तब जाके कहीं आपकी जो इस विषय के प्रति जो आपकी समझ है वो विकसित हो जाएगी, और आपको चीज़ें समझ में आने लग जाएगी, और फिर आपके एग्जाम में अगर सवाल भी आएगा तो आप सही कर पाओगे। और सबसे बड़ी बात, इस इतिहास दर्शन में आपको ज़्यादा फोकस लैंग्वेज पे जो मैंने लिखा है इस पे नहीं करना है, लेकिन इनके जो भाव हैं कि ये अब ये लाइन है, अब ये लाइन क्या बताती है, अब ये लाइन क्या बताती है, अब ये लाइन क्या बताती है, आपको इनको समझने की कोशिश करनी, क्योंकि जरूरी नहीं है कि एग्जाम में एज इट इज जैसा मैंने लिखा है वैसा आ जाए, लेकिन आएगा यही, थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज होगी। लेकिन अगर आप इस लैंग्वेज का भाव समझ जाओगे, तो वहां पर भले कैसी भी लैंग्वेज आए, आप वो सवाल अच्छे से कर सकते हो। तो बस बार बार देखने की कोशिश करना और अच्छे से समझने की कोशिश करना, तो ये हमारा परिचय हो जाता है। परिचय के बाद में हम यहीं पे लिख लेते हैं इसके उद्देश्य क्या क्या है। अब इतिहास दर्शन एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसको अगर किसी ने विकसित किया है, तो सीधी सी बात है उसकी कुछ तो आवश्यकता है या उद्देश्य रहे होंगे, इसीलिए इतिहास दर्शन की इस धारणा को विकसित किया गया है। तो इतिहास दर्शन क्यों जरूरी है? हम इतिहास दर्शन में, जैसा हमने पहले बताया, इतिहास दर्शन में हम अतीत की घटनाओं का अध्ययन करते हैं, एक बात, मतलब अतीत का अध्ययन करना शामिल है। उसके बाद में अतीत की घटनाओं का अध्ययन करने के बाद में हम वर्तमान को, ऐसे बोल सकते हैं कि वर्तमान को भी सीखने और समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमारा वर्तमान अतीत से संबंधित है। एक मुझे याद नहीं आ रहा है कौन थे वो, एक तो कोई थिंकर थे, उन्होंने यही बात बोली थी कि अगर आपको किसी का वर्तमान समझना है ना, तो आप उसके अतीत को समझो। मेरा आज का वर्तमान मेरे अतीत से संबंधित है, मेरे कल का भविष्य मेरे वर्तमान से संबंधित होगा, जो कि अभी वर्तमान है लेकिन आगे अतीत बन जाएगा। तो वही बात है, अगर हमें किसी भी सभ्यता, हमें किसी भी देश काल की कुछ चीज़ों को समझना है, तो हमें उनका अतीत समझना चाहिए। भारत की वर्तमान परिस्थितियों को समझना है, या फिर किसी राज्य की वर्तमान परिस्थितियों को समझना है, या किसी के भी वर्तमान को समझना है, तो बिना आप किसी व्यक्ति, किसी देश, या फिर किसी भी वस्तु के अतीत को समझे बिना आप उसके वर्तमान को कभी भी समझ नहीं पाओगे। तो एक अच्छा इंसान और एक अच्छा इतिहासकार भी वही होता है जो अतीत का अच्छे से अध्ययन करे, और उसका अच्छे से अध्ययन करने के बाद में वर्तमान को समझने की कोशिश करें। तीसरी बात, सॉरी, पहली ये हो गई अतीत का अध्ययन, दूसरा वर्तमान को समझना, और तीसरा अतीत के आधार पर जो हमने वर्तमान को समझा है, उसका जो निष्कर्ष निकाला है, उसके आधार पर भविष्य के बारे में रणनीति बनाना, कि अतीत में ये हुआ है इसलिए आज मेरी चीजें ऐसी है और मुझे भविष्य के लिए ये करना चाहिए। जैसे अगर मैं बताऊं कि अगर मैंने अतीत में ऐसी चीजें की हो, जैसे मैंने स्टडी ना की हो, मैंने बस मैं घूमा हूँ फिरा हूँ, ऐश मौज की है मैंने, और फिर मुझे आज वर्तमान में ये चीज़ रियलाइज होती है कि नहीं नहीं यार, मुझे तो पढ़ाई करनी चाहिए थी, मैंने फालतू में ये सब शौक मौज के, इसका कोई मतलब नहीं है। एट द एंड ऑफ द डे आपकी स्टडी, आपका हार्डवर्क, आपका नॉलेज काम आता है। तो ये मेरा वर्तमान हो गया। अब भविष्य के प्रति नियम क्या होंगे, या फिर जो भविष्य को समझना है उसकी रणनीति बनाना क्या होगी, तो कि हाँ ठीक है, मेरा भूतकाल इतना अच्छा नहीं था,
मेरे वर्तमान काल में मुझे ये रियलाइजेशन हुआ है कि मैंने कुछ ऐसी चीजें की है जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी एज ए स्टूडेंट, मुझे पढ़ाई पे फोकस करना चाहिए था। तो अब मैं जो अपने भविष्य के लिए जो रणनीति बना रहा हूँ कि अब मैं आगे से सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दूंगा, ये हो गया मेरा भविष्य के प्रति नियम बनाना। तो इतिहास दर्शन भी वही है जिसमें आप इतिहास को समझते हो, उसके आधार पर वर्तमान को समझते हो। सॉरी, इतिहास दर्शन से तात्पर्य आप अतीत के ज्ञान को समझते हो, अतीत का ज्ञान के अतीत के ज्ञान को आधार बना के आप फिर वर्तमान को समझते हो, और वर्तमान को समझने के बाद में आप भविष्य के प्रति रणनीति बनाते हो। और चौथा, अब इतिहास में ऐसे बहुत सारे तथ्य हैं जिनकी वास्तविकता पता ही नहीं है, उसमें 100 मत है। तो इतिहास दर्शन इसलिए भी जरूरी है कि जिन चीजों के बारे में हमें पता नहीं है, ऐसे प्रश्न जो बहुत ही रहस्यवादी प्रश्न है, जो बहुत ही गूढ़ प्रश्न है, जिसके बारे में अभी तक कोई भी एक मत नहीं है ना, तो उस गूढ़ प्रश्नों में उस ऐतिहासिक सत्य की खोज करना कि ये सत्य है, तो इतिहास से सत्य को निकालने के लिए भी इतिहास दर्शन बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये इसके 4 उद्देश्य है जो आपको याद रखने हैं। पहले उद्देश्य की बात करूं, अतीत का ज्ञान प्राप्त करना। दूसरे उद्देश्य की बात करूं, वर्तमान को समझना। और वर्तमान को कैसे समझेंगे? अतीत के ज्ञान के आधार पर। अब हमने अतीत के ज्ञान के आधार पर वर्तमान को समझ लिया, फिर उसके बाद में क्या करेंगे? भविष्य के प्रति रणनीति बनाएंगे। ठीक है। और चौथी जो चीज है, इतिहास से या फिर ऐसे लिख सकते हैं हम इसको थोड़ा सा चेंज करके, इतिहास को ऐतिहासिक वस्तुनिष्ठता या सत्यता भी बोल सकते हैं, इतिहास को ऐतिहासिक वस्तुनिष्ठता सत्यता के नजदीक लेके जाना। जान, तो ये हमने इसका परिचय और इसके उद्देश्य समझ लिए। उद्देश्य में अतीत का ज्ञान प्राप्त करना, उसके आधार पर वर्तमान को समझना। जब हमने वर्तमान को समझ लिया है तो उसके बाद में हम भविष्य के प्रति रणनीति बनाना, और उसके साथ ही साथ में इतिहास को ऐतिहासिक वस्तुनिष्ठता मतलब कि ऑब्जेक्टिविटी, यानी कि जैसे विज्ञान है, विज्ञान में वस्तुनिष्ठता है। विज्ञान में अगर मैं H2O, अगर इंडिया में H2O में अगर जल मिलाएंगे, मतलब कि अगर हाइड्रोजन के 2 अणु में एक ऑक्सीजन का अणु मिलाएंगे तो वो जल बनेगा। वो इंडिया में भी जल ही बनेगा, वो अमेरिका में भी जल ही बनेगा, अमेरिका में वो शराब नहीं बनने वाला है। तो ऐसे नियम होते हैं ना जिनके ऊपर सभी एकमत होते हैं, इसीलिए वो विज्ञान है, क्योंकि विज्ञान में वस्तुनिष्ठता है। लेकिन इतिहास की एक घटना पर भी आपको अलग अलग 10 मत मिल जाएंगे, तो इतिहास में वस्तुनिष्ठता का अभाव है। तो इसी के लिए इतिहास दर्शन के आधार पर हम जब इतिहास का अध्ययन करते हैं, और अध्ययन में जब हम वैज्ञानिक तरीकों को अपनाते हैं, तो हम ऐतिहासिक वस्तुनिष्ठता और सत्यता के नजदीक पहुंच सकते हैं। तो ये इसके 4 उद्देश्य हो गए। तो हमने इसका परिचय और उद्देश्य कर लिया है। एक बार ना मेरे को देखने दो ये ड्यूरेशन कितनी हुई वीडियो की, अगर फिर ज्यादा नहीं हुई है तो मैं फिर इसका विकास भी अभी करवा लूंगा, नहीं तो फिर अब कल करेंगे। मेरे को बस देखने दो कितना हो गया ड्यूरेशन इसका। कि 35 मिनट है, ठीक है, कर लेते हैं। आप एक बार देख लो और उसके बाद में मैं ये मिटाता हूँ, और इसके बाद में हम पढ़ेंगे इतिहास दर्शन का विकास पढ़ेंगे, जो कि 20-25 मिनट का है। उसमें हम करने की कोशिश करेंगे इतिहास दर्शन के विकास को। तो आप एक बार देख लो वीडियो को, चाहो तो पॉज करके
वापस समझ सकते हो, लिखना हो, क्योंकि मैंने इसको प्रॉपर लैंग्वेज के साथ में लिखा है, शॉर्ट में बिल्कुल भी नहीं लिखा है। तो अगर आपको लिखना है, नोट्स बनाना है, तो वो भी आप बना सकते हो, बहुत काम आएंगे। अब देख लो, ठीक है। मैं मिटा रहा हूँ फिर ये। तो हमने इतिहास दर्शन परिचय कर लिया, उसके उद्देश्य देख लिए। अब हम इसका विकास पढ़ते हैं। अब विकास में ना आपको कुछ नाम याद रखने हैं, 5 नाम याद रखने हैं बस। आपने वो 5 नाम याद कर लिए, विकास पूरा हो जाएगा। अब वो 5 नाम कौन कौन से हैं? तो जिसमें से जो पहला नाम आता है ना, क्या है, छोड़ो, इसी से लिखते हैं, सॉरी। वॉल्टेयर। अब ये वॉल्टेयर कौन है? तो वॉल्टेयर ही पहले विद्वान थे जिन्होंने फिलोसॉफी ऑफ हिस्ट्री यानी कि इतिहास दर्शन शब्द दिया था। मतलब कि आप इनको इतिहास दर्शन के जनक कह सकते हो, और जनक माना भी जाता है, क्योंकि इन्होंने ही पहली बार ये शब्द दिया था। शब्द देने वाले व्यक्ति ही यही थे। इनसे इससे पहले लोगों को पता ही नहीं था कि इतिहास दर्शन क्या होता है, या फिर इसकी शुरुआत भी हम कह सकते हैं कि उस उस समझ तक लोगों को नहीं पता चला था कि ये जो हम सोच रहे हैं वो है क्या। तो वॉल्टेयर ही वो पहले हमारे, हम कह सकते हैं कि विद्वान थे, जिन्होंने बताया कि ये जो प्रणाली है जिसमें हम अतीत का अध्ययन करते हैं, और अतीत का अध्ययन करने के बाद में जब हम वर्तमान को समझते हैं और नियमों का प्रतिपादन करते हैं, तो इसको इतिहास दर्शन कहते हैं। तो वॉल्टेयर ने ही इतिहास दर्शन शब्द दिया था, इसीलिए वॉल्टेयर को इतिहास दर्शन का जनक माना जाता है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, वॉल्टेयर इतिहास दर्शन का जनक। क्यों? क्योंकि इतिहास दर्शन शब्द दिया। ठीक है। दूसरा व्यक्ति जिसको आपको याद रखना है, बेकन। अब वॉल्टेयर ने इतिहास दर्शन शब्द दे दिया, लेकिन अब इतिहास दर्शन है क्या, इसकी सटीक परिभाषा क्या, ये कौन बताएगा? तो कॉलिंगवुड कहते हैं कि बेकन ही वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इतिहास दर्शन क्या है, इसकी एक सटीक परिभाषा क्या है, एक व्यवस्थित परिभाषा क्या है। तो इतिहास दर्शन की पहली व्यवस्थित परिभाषा देने वाले जो व्यक्ति थे, जो विद्वान थे, वो बेकन थे। और इसीलिए कॉलिंगवुड इनको इतिहास दर्शन का पहला अन्वेषक मानते। अन्वेषक मतलब एक्सप्लोरल, मतलब कि एक ऐसा व्यक्ति जो एक घटना के ऊपर बहुत ही अच्छे से रिसर्च करता है, उसको एक्सप्लोर करता है, और एक्सप्लोर करने के बाद में उसके बारे में हमको बताता है। तो बेकन ने बताया था कि इतिहास दर्शन है क्या, इसकी सटीक परिभाषा क्या है, व्यवस्थित परिभाषा क्या है, इसलिए कॉलिंगवुड ने बेकन को इतिहास दर्शन का प्रथम अन्वेषक बोला था। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ये बेकन, इतिहास दर्शन के प्रथम अन्वेषक। क्यों? क्योंकि इतिहास दर्शन क्या है, इस सवाल का जवाब दिया था इन्होंने।
लेकिन एक व्यक्ति हैं प्रोफेसर वॉल्स, वो ये तो मानते हैं कि वॉल्टेयर इतिहास दर्शन के जनक थे, लेकिन वो बेकन को इतिहास दर्शन के प्रथम अन्वेषक नहीं मानते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, बेकन इतिहास दर्शन के पहले अन्वेषक नहीं थे। इतिहास दर्शन के पहले अन्वेषक विको थे, जिनका पूरा नाम है जियामतिस्ता विको, जो कि इटली के निवासी थे। उनके बारे में हम पढ़ेंगे एक या दो क्लास के बाद में, हम उन्हीं से शुरुआत करेंगे। तो प्रोफेसर वॉल्स बोलते हैं कि विको इतिहास जो दर्शन है उसके प्रथम अन्वेषक थे, क्योंकि विको ही पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने जो परंपरागत ढांचा चला आ रहा था इतिहास दर्शन का, जिसमें बहुत सारी कहानियां, किंवदंतियां, गप जो हम बोलते हैं कि गप मारना बंद कर, तो इतिहास में पहले सिर्फ और सिर्फ गप्पे मारी जाती थी, साक्ष्यों की खोजबीन नहीं की जाती थी, तर्क पे बात नहीं किया जाता था, वैज्ञानिकता पे बात नहीं की जाती थी, और बहुत सारी कहानियों, किंवदंतियों, उन्हीं पर इतिहास दर्शन आधारित था। तो विको, तो प्रोफेसर वॉल्स बोलते हैं कि विको ही वो पहले इतिहास दार्शनिक थे जिन्होंने इतिहास में कहानियों, जो ये गपबाजी है, जो किंवदंतियां हैं, उसको हटा के तर्क पे बात की थी, वैज्ञानिकता पे बात की थी, और ये बहुत बड़ी बात है। तो ये करने वाले पहले विको थे, इसलिए हमें इतिहास दर्शन का प्रथम अन्वेषक बेकन को नहीं, विको को मानना चाहिए। अब ये मानते कौन है? H.G. वॉल्स। तो मैं ये नोट लगा के मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, नोट लगा के क्या लिखे, वैसे ही लिख लेते हैं विको। लेकिन इसको मैं नंबर नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि मैं इसको 2 नंबर में ही रख रहा हूँ, ताकि ये इसके साथ में ही आपको समझ में आ जाए। प्रोफेसर वॉल्स ने विको, ये विको व्यक्ति का नाम है, वो विको टर्मरिक क्रीम नहीं है, ठीक है। प्रोफेसर वॉल्स ने विको को इतिहास दर्शन का प्रथम अन्वेषक कहा है, ठीक है। तो अगर एग्जाम में ऐसे सवाल आता है कि बेकन के अनुसार इतिहास दर्शन के प्रथम अन्वेषक कौन है, तो आपको, सॉरी, कॉलिंगवुड, मैंने लिखा नहीं क्या यहाँ पे, कॉलिंगवुड। और ये भी किसने कहा है, तो मैं लिख लेता हूँ, कॉलिंगवुड ने कहा है। तो कॉलिंगवुड के इस स्टेटमेंट पर एच जी वॉल्स को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। वो बोलते हैं हाँ, वॉल्टेयर तो है भाई जनक, लेकिन आपका बेकन अन्वेषक तो बिल्कुल भी नहीं है, विको अन्वेषक है, क्योंकि इसने तर्क व इसने तर्क व इसको दूसरी तरह से लिखते हैं, इसने गप, कहानियां व कपोल कल्पित तथ्यों को स्थान ना देके तर्क, विवेक व विज्ञान को इतिहास में सम्मिलित करने का प्रयास किया, ठीक है। तो अगर एग्जाम में ऐसा आता है कि कॉलिंगवुड के अनुसार इतिहास दर्शन के प्रथम अन्वेषक कौन थे, तो जवाब हो जाएगा बेकन। अगर ऐसा आता है कि प्रोफेसर वॉल्स ने इतिहास दर्शन का प्रथम अन्वेषक किसको माना है, तो वो हो जाएंगे विको। और दोनों ऑप्शन साथ में अगर ऐसा आ जाए कि इतिहास दर्शन के अन्वेषक कौन है, तो दोनों ऑप्शन तो दोनों साथ में आएंगे नहीं, तो जो भी एक ऑप्शन है उस पर टिक मार देना, वो सही हो जाएगा। और जनक इतिहास दर्शन के
वोल्टेयर है, इतिहास के तो हेरोडोटस है। और क्योंकि इतिहास दर्शन शब्द दिया, इन्होंने इतिहास क्या है इसका जवाब दिया, और इन्होंने ये बोला, तो जो भी चीजें थी मैंने आपको समझा दी है। अब उसके बाद में हमारा तीसरा जो नाम आता है, ऐसे तो ये चौथा नाम है, बट मैं जो जिस एक फॉर्मेट में लिख रहा हूँ उसमें तीसरा नाम है। तीसरा नाम आता है हमारे हर्डर का। हर्डर। हर्डर के बाद बारे में आपने शायद सुना होगा, नहीं सुना हो तो मैं बता देता हूँ कि हर्डर जर्मनी के रहने वाले थे, और हर्डर स्वच्छंदतावादी थे। इसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे, क्योंकि हर्डर भी हमारे असिस्टेंट प्रोफेसर के कोर्स में है और नेट में भी कभी कभी सवाल आ जाता है। तो हर्डर स्वच्छंदतावादी थे, रोमांटिसिज्म में बिलीव करने वाले थे। अब ये क्या है, इसका मतलब ये है कि ऐसे विद्वान जो जिनके लिए तर्क ज्यादा मायने नहीं रखते हैं, उनके लिए मैटर करते हैं इमोशंस, भावनाएं, वो इतना ज्यादा तर्क पे फोकस नहीं करते हैं, वो फोकस करते हैं भावनाओं पर। अब किसी व्यक्ति को अगर कोई चीज अच्छी लग रही है, लेकिन हो सकता है कि अगर वो लॉजिक से सोचने जाएगा तो वो चीज उसके लिए घाटा भी साबित हो सकती है। लेकिन फिर भी अगर वो इंसान अपने भावों को महत्व देगा, अपनी उस समय के इमोशंस को महत्व देके वो चीज करेगा, तो वो माना जाएगा कि वो एक ऐसा व्यक्ति है जो स्वच्छंदतावादी है। तो ये एक टर्म है स्वच्छंदतावाद, जिसमें हर्डर, रूसो, हीगल जैसे लोग आते हैं, जो कि तर्क पे बल ना देके, विवेक पे बल ना देके भावनाओं को बल देते। जैसे राष्ट्रीयता की भावना हो गई, तो वो राष्ट्र के प्रति प्रेम होना कि हमारा जो देश है वो सुप्रीम है, और हमारे देश के जो लोग हैं वो ऐसे लोग कहीं पर भी आपको मिलेंगे नहीं। जब हम हीगल को पढ़ते हैं तो हीगल का जब आता है कि इतिहास का अंत, हम जब एक कॉन्सेप्ट आगे पढ़ेंगे तो हीगल बोलता है कि जब जर्मनी के लोगों की सत्ता संपूर्ण विश्व पर स्थापित हो जाएगी तो मेरे लिए वो इतिहास का अंत है। तो ये क्या है, ये लॉजिक तो है नहीं ना। अब जर्मनी एक देश है, वो पूरे विश्व पे तो कब्जा कर नहीं सकता कभी भी, तो इसमें क्या तर्क की बात थी। लेकिन भावना, क्योंकि उस इंसान के इमोशन अपने देश के साथ में इस हद तक जुड़े हुए थे कि वो लॉजिक पे सोच ही नहीं पाते थे, वो भावनाओं को, अपने विचारों को, अपने इमोशंस को ज्यादा महत्व देते थे। तो उन्हीं में से हर्डर थे। अब हर्डर ने क्या किया, देखो इतिहास दर्शन शब्द आ गया, इसका जवाब दे दिया कि इतिहास दर्शन की परिभाषा क्या है। और उसके बाद में जो प्रोफेसर वॉल्स थे, इन्होंने इतिहास में पहली बार तर्क और विवेक को भी स्थान दिया। लेकिन इतिहास अभी भी सामान्य जन तक प्रचलित नहीं था, मतलब इतिहास ना कुछ उन्हीं इतिहासकारों के बीच में ये जो टर्म है इतिहास दर्शन घूम रही थी। अभी तक जनमानस में सामान्य लोगों को इसके बारे में पता नहीं था। तो हर्डर ही वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इतिहास को जन सामान्य तक पहुंचाया था। तो इसलिए हम इतिहास को, हर्डर को, इतिहास दर्शन को प्रकाश में लाने का श्रेय देते हैं। तो बस ये बात आपको हर्डर में याद रखनी है। इतिहास को, सॉरी इतिहास को क्या, इतिहास दर्शन को, इतिहास दर्शन को जनमानस तक पहुंचाने का कार्य किया। ठीक है, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो कि इतिहास दर्शन को प्रकाश में लाएं। प्रकाश में लाए इसका मतलब ये नहीं कि पहले किसी अंधेरे में बंद था फिर इसको बाहर निकाल के लाए। पहले कुछ ही लोगों तक इतिहास दर्शन सीमित था। जनमानस में अभी तक लोगों को नहीं पता था कि इतिहास दर्शन क्या है, इसमें क्या क्या चीजें शामिल होती है। तो इतिहास दर्शन को जनमानस तक पहुंचाने का जो कार्य किया था वो हर्डर ने किया था, प्रकाश में लाए। ठीक है, अब जो हमारे अंतिम नाम है हीगल, ये इनका नाम हीगल है, ठीक है, गीगल नहीं। सॉरी, मेरी थोड़ी आदत है जोक मारने की, माइंड मत करना। तो हमारा जो आज के क्लास के जो अंतिम नाम है वो है हीगल। अब हीगल ने ऐसा क्या किया, तो देखो हम इसके बाद में जो कक्षा लेंगे वो इतिहास दर्शन के दो भाग की होगी, जिसमें हम पढ़ेंगे कि परिकल्पनात्मक इतिहास दर्शन क्या होता है, जिसमें हम पढ़ेंगे कि विश्लेषणात्मक इतिहास दर्शन क्या होता है। तो ये हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि परिकल्पनात्मक इतिहास दर्शन में इतिहास की सारी घटनाओं के पीछे देवता को जिम्मेदार माना जाता है, कि अगर ऐसा कुछ हुआ है तो मैंने नहीं किया है, वो तो भगवान की मर्जी है।
अगर मैंने गुस्से में आके किसी को थप्पड़ मार दिया तो ये मैंने नहीं किया, ये तो भगवान की मर्जी है। मतलब हर एक घटना के पीछे जब आप ईश्वरीय शक्ति, देवीय तत्वों को जिम्मेदार मानते हो, तो वो होता है परिकल्पनात्मक इतिहास दर्शन, जिसको हम आगे अच्छे से पढ़ेंगे। और विश्लेषणात्मक, एनालिटिकल नाम से स्पष्ट है, जिसमें चीजों के पीछे देवताओं को या फिर देवीय शक्ति को या फिर ऐसी अदृश्य शक्ति को जिम्मेदार नहीं माना जाता है। वहां पे ऐसा माना जाता है कि इंसान के जो तर्क है, इंसान की जो धारणाएं विकसित हुई है टाइम के साथ में, इंसान का जो व्यवहार है, वो व्यवहार उससे कुछ ऐसे कार्य करवाता है और उससे एक घटना का निर्माण होता है। फिर ऐसे ऐसे करके बहुत सारी घटनाओं का निर्माण होता है। तो इसके पीछे कोई भी भगवान का हाथ नहीं है। इतिहास मानव का इतिहास है, मतलब मानव का विज्ञान बोल सकते हो आप इसको। तो वो विश्लेषणात्मक इतिहास दर्शन में आता है, जहाँ पे तर्क, विज्ञान, विश्लेषण, बुद्धि, तथ्यों को अच्छे से समझना, उनका फिर अच्छे से विश्लेषण करना, ये सब शामिल है। अब इन दोनों के बारे में हम अगली क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। लेकिन अब जो हीगल थे, और हीगल का जो काल है, आई थिंक 1803 से 1840-45 का कुछ काल है, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। बट जो हीगल का काल है ना, उस समय परिकल्पनात्मक इतिहास दर्शन की धारा चल रही थी। कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि जब हीगल ने इतिहास दर्शन के ऊपर लिखा, तो उस समय जो एक टर्म चल रही थी इतिहास की, इतिहास का जो भाग चल रहा था, वो परिकल्पनात्मक इतिहास दर्शन का भाग चल रहा था। अभी तक विश्लेषणात्मक इतिहास दर्शन प्रचलित था, लेकिन बड़े स्तर पे प्रचलित नहीं था। तो उस समय जो सबसे ज्यादा जो इतिहास लिखा जाता था, जिस दृष्टिकोण के आधार पर इतिहास लिखा जाता था, वो लिखा जाता था परिकल्पनात्मक इतिहास दर्शन के आधार पर। तो उस समय हीगल ने इतिहासवाद की परिभाषा दी थी, जो कि हम आगे पढ़ेंगे कि इतिहासवाद क्या है, जिसमें हीगल ने इतिहास के बारे में बहुत सारी बातें बताई है। हीगल वो वैसे पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने एक ग्रुप बनाकर सेमिनार स्टार्ट किया, डिबेट स्टार्ट की, हिस्टोरिकल ग्रुप्स बनाए, इतिहास के अलग अलग ग्रुप्स बनाए, फिर उन पे शोध कार्य करते थे। और बहुत सारे ऐसे क्लब बनाए यूनिवर्सिटी में, जहाँ पे स्टूडेंट्स आके इतिहास दर्शन पे बात करते थे, इतिहास पे बात करते थे। तो हीगल ने इतिहास दर्शन को एक बोल सकते हैं कि अगले लेवल पे पहुंचाया था, जहां पर वो जनमानस तक तो हर्डर ने पहुंचा दिया, लेकिन उसके बाद में उसके ऊपर बातें करना, उसके ऊपर विश्लेषण करना, उसके ऊपर डिबेट करना, ये सब चीजें इतनी ज्यादा नहीं थी। लेकिन ये स्टार्ट करवाने का श्रेय किसको जाता है? हीगल को जाता है। हीगल ने इतिहासवाद की अवधारणा भी दी थी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इतिहास दर्शन में उस समय हीगल ने बहुत ज्यादा काम किया था। और जो हीगल का काल था, उस समय इतिहास दर्शन की जो शाखा चल रही थी, जो भाग चल रहा था, वो था परिकल्पनात्मक इतिहास दर्शन। तो इसलिए हम हीगल को परिकल्पनात्मक इतिहास दर्शन का जनक कहते हैं, क्योंकि हीगल ने भी अपने लेखन में ऐसी बातें की थी। हीगल ने भी बोला था कि जो इतिहास की घटनाएं हैं, इतिहास की घटनाओं में ईश्वरीय तत्वों का योगदान है, लेकिन साथ में उसने ये भी बोला था कि बौद्धिक तत्वों का भी साथ में योगदान है। तो इससे जो ऐसे लोग थे जो धर्म के ऊपर बल देते थे, वो भी खुश हो गए, क्योंकि उसने बोला कि ईश्वरीय तत्व प्रभावित करते हैं इतिहास की घटनाओं को। और दूसरा उसने ये भी कहा कि बौद्धिक तत्व भी प्रभावित करते हैं, तो जो बुद्धिवादी थे वो भी इससे थोड़ा बहुत खुश हो जाते। तो ये दोनों को बैलेंस में लेके चले थे। लेकिन फिर भी इनके लेखन में परिकल्पनात्मक इतिहास दर्शन ज्यादा देखने को मिलता है, और उस समय परिकल्पनात्मक इतिहास दर्शन ज्यादा चल भी रहा था। इसीलिए हम इनको परिकल्पनात्मक इतिहास दर्शन का जनक कहते हैं। अब ये इसमें कंफ्यूज मत होना, अगर पूछा जाए इतिहास दर्शन का जनक कौन है, तो वॉल्टेयर ही है। लेकिन परिकल्पनात्मक इतिहास दर्शन का जनक कौन है, तो वो हीगल है। बस ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, बस। और बस एक लास्ट लाइन है जो आप लिख लेना कि इतिहास दर्शन का आरंभ जर्मनी व इटली से हुआ, तथा इसको विकसित करने
का कार्य इंग्लैंड व फ्रांस के विद्वानों ने किया। मतलब इतिहास दर्शन का आरंभ जर्मनी व इटली में हुआ। इसका मतलब ये है कि जो इतिहास दर्शन की जो अवधारणाएं आई, उनके बारे में जो पहले बातें हुई, वो सबसे पहले जर्मनी और इटली में हुई। जब हम आगे परिकल्पनात्मक इतिहास दर्शन में लेखक पढ़ेंगे तो उसमें हम विको के बारे में पढ़ेंगे। विको इटली से थे। हम जब हीगल के बारे में पढ़ते हैं, हर्डर के बारे में पढ़ते हैं, ये दोनों जर्मनी से थे। तो इतिहास दर्शन का आरंभ जर्मनी और इटली से हुआ था और इसको आगे लेके जाने का कार्य, विकसित करने का कार्य इंग्लैंड व फ्रांस के विद्वानों ने किया था। जैसे कि कॉलिंगवुड थे तो कॉलिंगवुड इंग्लैंड के थे। तो आरंभ भले ही जर्मनी व इटली से हुआ हो, लेकिन इसको विकसित करने का कार्य इंग्लैंड व फ्रांस के विद्वानों ने किया। अगर तो सवाल आता है कि इतिहास दर्शन का आरंभ कहाँ पर हुआ, तो जर्मनी और इटली में। इसको विकसित किसने किया? इंग्लैंड ने किया। परिकल्पनात्मक इतिहास दर्शन के जनक कौन है? हीगल है। इतिहास दर्शन के जनक कौन है? वॉल्टेयर है। इतिहास दर्शन के प्रथम अन्वेषक कौन है? कॉलिंगवुड के अनुसार तो बेकन है। प्रोफेसर वॉल्स के अनुसार तो विको है। और इतिहास दर्शन दर्शन को जनमानस तक पहुंचाने का कार्य, प्रकाश में लाने का कार्य किसने किया? तो वो हर्डर ने किया। तो हमने आज इतिहास दर्शन में इतिहास दर्शन का परिचय कर लिया है, इसके उद्देश्य हमने देख लिए हैं और इसके विकास के जो चरण थे वो भी हमने देख लिए हैं। विकास में आपको ये नाम याद रखने हैं। तो हमारी जो इतिहास दर्शन की अगली क्लास होगी उसमें हम इतिहास दर्शन के दो भाग हैं, परिकल्पनात्मक और विश्लेषणात्मक इतिहास दर्शन पे बात करेंगे और उसके बाद में परिकल्पनात्मक इतिहास दर्शन के जो प्रमुख लेखक हैं, जो दार्शनिक हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे, उनके इतिहास दर्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। और अगर आपको ऐसा लगे कि मैं एक वर्ड, एक चीज़ बार बार रिपीट कर रहा हूँ तो वो मैं जानबूझकर कर रहा हूँ, क्योंकि क्या होता है ना कि जब एक चीज़ है, क्योंकि मुझे पता है कि ये सब चीज़ें हैं, आप जब पहली बार पढ़ोगे आपको लगेगा ठीक है समझ में आ गया, समझ में आ गया। लेकिन एक पॉइंट के बाद में आप वापस कहीं ना कहीं आपको पिछली मेमोरी है वो रिलैप्स होती जाएगी। तो मेरा इतिहास में एक ही तथ्य को, एक ही चीज़ को इतना ज़्यादा समझाने का कार्य, डिटेलिंग में समझाने का जो मैं कार्य जो कर रहा हूँ, उसका सबसे बड़ा रीज़न यही है कि फैक्ट जो है आपके दिमाग में बैठ जाए। मैं एक बार बोलूँगा शायद ना बैठे, मैं दो बार बोलूँगा शायद ना बैठे, मैं तीन बार बोलूँगा तो हो सकता है उसका कुछ ना कुछ हिस्सा आपके दिमाग में बैठ जाएगा। और फिर जब आप ये वीडियोस वापस देखोगे तो आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आई होप कि आपको आज की क्लास पसंद आई हो। और अगर कुछ फैन वैन की आवाज़ आ रही है तो आई एम रियली सॉरी, क्योंकि पूरा कमरा बंद है और गर्मी भी बहुत है, तो थोड़ा परेशानी हो रही है ये सब रिकॉर्ड करने में। सब लाइटें भी चालू है तो उससे और गर्मी बढ़ जाती है। बट मेरा मन था कि मैं इतिहास दर्शन को पढ़ाऊँ, मध्यकालीन इतिहास को पढ़ाऊँ और जो नेट में जो टर्मिनोलॉजी है उसको पढ़ाऊँ। और उसके बाद में ये सब पूरे करने के बाद में अगर लगता है कि मेरा पढ़ाना सार्थक हो रहा है तो मैं इतिहास को और भी आगे अच्छे से पढ़ाने की कोशिश करूँगा। और मैं आपको भरोसे के साथ में बोल रहा हूँ कि ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, ये कोचिंग से ज़्यादा ही पढ़ा रहा हूँ, लेकिन कम नहीं पढ़ा रहा हूँ। तो आप ऐसा मत समझना कि अगर ये कोई इंसान यूट्यूब पे पढ़ा रहा है तो वो फ्री में पढ़ा रहा है तो वो तो पता नहीं क्या ही पढ़ा रहा होगा। आप कोई भी कोचिंग के नोट्स देख लेना, आप कोई भी इतिहास दर्शन की किताब देख लेना, इतना अच्छे से आपको डिटेल में कहीं पर भी समझाया हुआ नहीं मिलेगा, वो भी सारे फैक्ट के साथ में। तो मैं अपनी पूरी मेहनत और पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि ये सब बातें जो मैं बताऊं वो आप तक समझ में आए और इतिहास आपके लिए थोड़ा सा आसान हो, जो कि आपके एग्जाम की प्रिपरेशन में आपको हेल्प करे। तो बस यही है। तो ये थी हमारी इतिहास दर्शन की पहली क्लास, जो आपको आई होप कि अच्छी लगी होगी। तो फिर मिलेंगे अगली क्लास में इतिहास दर्शन की। तब तक के लिए आराम से पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और अपना अच्छे से ध्यान रखिए। बाय।